यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए पिछले 30 सालों में जो बार बार क्वेश्चन आए हैं ना, जो कि आपको आगे भी आ सकते हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है कई क्वेश्चन आपसे बन जाएं, लेकिन आपको 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे ये 100 क्वेश्चन कराने में। शिद्दत से 10 से 15 मिनट अपनी पढ़ाई के लिए देना है, अच्छे से बैठना है, अच्छे से इन क्वेश्चन को रट लो। बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो रट लेना 102 बार देख के। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां इससे पहले क्या था? तो टेथिस सागर था। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी जिससे हिमालय खड़ा हो गया। हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय करीब करीब 6000 मीटर ऊंचा है आपका औसत ऊंचाई। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है? तो बृहद हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट भी आपका बृहद हिमालय में ही आता है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। कमेंट करके बताइए, माउंट एवरेस्ट पर भारत का सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, फतेह करने वाला भारत का सबसे पहला व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। बृहद हिमालय की दूसरी चोटियों के नाम क्या है? तो कंचनजंगा फेमस है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। ये सभी बहुत ऊंची चोटियां और इनमें से कई भारत की भी सबसे ऊंची चोटियों में से आती हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए कमेंट करके, कितनी ऊंचाई है, कितने मीटर ऊंचा है कंचनजंगा? नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? तो नंदा देवी, लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में से, तो सही आंसर है आपका उत्तराखंड में आती है नंदा देवी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जो है K2, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये आपका जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही पड़ता है। ये विवादित श्रेणी आती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माउंट K2 कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो आपको यदि K2 ऑप्शन में आता है तो K2 लगाना है, और यदि आपको कंचनजंगा ऑप्शन में आता है तो कंचनजंगा लगाना है, याद रखिएगा। लघु हिमालय या हिमालय श्रेणियों का विस्तार कहाँ भारत में कहाँ है? तो लघु हिमालय हिमालय श्रेणियों का विस्तार भारत में जो है आपका मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई जो है आपकी 3700 से लेकर 4500 मीटर करीब करीब है। हिमाचल श्रेणियों में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? तो हिमाचल में आपकी पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, महाभारत इत्यादि हिमाचल में आती हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय की किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी आपके हिल स्टेशन आपने सुने होंगे, सब फेमस हैं। ये आते हैं हिमाचल श्रेणी, या फिर लघु हिमालय भी बोलते हैं उसको, उस श्रेणी में आते हैं। बुग्याल और मर्ग किसे कहा जाता है? तो लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में मर्ग कौन कौन से हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये 2 आपने सुने होंगे, ठीक है। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर है? तो ये दोनों आपके कश्मीर में है, मैंने आपको इससे जस्ट पहले बता दिया। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक या फिर वाह हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणतम मतलब नीचे तरफ की श्रेणी है, याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से लेकर 1500 मीटर औसत ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणी में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी में उनको कहा जाता है पश्चिम में दून जैसे कि देहरादून, और पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार, ये कहा जाता है दून और द्वार। जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहां पर स्थित है? तो ये कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। जास्कर व लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इन दोनों श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, याद रखिएगा। भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण कहां होता है? तो सबसे गहरी गार्ज जो है आपकी बुंजी नामक स्थान पर होती है। जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम पता है क्या? क्रम है सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके ऊपर जास्कर, फिर पीर पंजाल, याद रखिएगा। ये क्रम है आपका, पूरब से पश्चिम लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगला देखिए, पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जैंतिया, बैरल और निकर पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? तो ये सभी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, मेघालय में स्थित है, पूर्वी राज्यों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत जो है लंबाई पूछी गई है तो 1100 मीटर है। अरावली पर्वत आपका कहां तक फैला है पता है?
ये फैला है आपका जो दिल्ली तक फैला है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है तो इसी पर्वत की श्रेणी में आता है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर है? पर्वत पर है, ये कमेंट करके आपको बताना है। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो मैंने आपको अभी बता दिया, दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू आपने सुना होगा, जो भी गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर रहते हैं, तो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है राजस्थान में, लेकिन गुजरात से भी पास पड़ता है। गुजरात के भी कई लोग यहाँ पर जानते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। पीपली घाट दर्रा कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत पर ही है पीपली घाट दर्रा। अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो माही और लूनी नदी पश्चिम की ओर से निकलती है अरावली के। लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है लूनी नदी। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है अरावली की पूर्वी तरफ से। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं द रिवर ऑफ इफ मेरल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, मिलन स्थल कहा जाता है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 26-23 मीटर ऊंचाई है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल और बेतवा मालवा के पठार से निकलती है। विंध्याचल का पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है विंध्याचल का पठार। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना हुआ है? तो विंध्याचल का पठार जो है परतदार चट्टानों का बना हुआ है। मेकाल पठार कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में मेकाल पठार स्थित है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है, 1036। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? मुख्य दो नदियां निकलती हैं, मुख्य मतलब मेनली। उन दोनों नदियों के नाम बताइए कमेंट करके। मेकाल के पठार से निकलने वाली नदी लीजिए आ गई, दो नदी है, नर्मदा सोन मुख्य, और महानदी भी मेकाल के पठार से ही निकलती है। अमरकंटक के निकट से निकलती है नर्मदा और सोन। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक है। छोटा नागपुर पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो छोटा नागपुर पठार आपका जो है संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा के घने जंगल। कविता आपने पढ़ी होगी। सतपुड़ा की पहाड़ियां किन चट्टानों से बनी है? तो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में आपको कई बार बता चुका हूं, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ की चोटी के पास ही है। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत होता है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी निकलती है, याद रखिएगा। गुजरात के सौराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां मिलती है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में जो आपकी गिर के जंगल, गिर की पहाड़ियां हैं। एशियाई सिंहों का बसेरा कहाँ है? तो गिर का जंगल जो है वो एशियाई सिंहों का बसेरा होता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। दक्कन का पठार किन चट्टानों का बना हुआ है? तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पश्चिम हिस्से में कौन सी पहाड़ी है? तो दक्कन के पठार के पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी पाई जाती है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सह्याद्री की कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से में को क्या कहते हैं? तो दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपको इतनी बार मिलेंगे पूछिए मत, और आते रहेंगे जिंदगी भर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई आपकी 2696, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा का जो तटीय भाग है तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां वहां पर फेमस है, जो कि पाई जाती हैं। भाबर प्रदेश का अर्थ क्या है? तो ऐसी जगह का निर्माण जिस हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई बजरी, कंकड़, पत्थर के निक्षेपण से हुआ है, उसको भाबर प्रदेश कहा जाता है।
शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? तो भावर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं, वहां से पूरी मिट्टी बहा के लाई गई है। तराई प्रदेश का तात्पर्य क्या होता है? तराई प्रदेश यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी बहकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसका विस्तार भांबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में पाया जाता है। तराई प्रदेश। बांगर प्रदेश क्या है? तो ऐसे जगहों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से होता है, उसको बोलते हैं बांगर। तो बांगर और जो है आपका तराई, ये सभी आपको याद होना चाहिए। गंगा यमुना का दो आब और सतलज मैदान किस प्रदेश के उदाहरण हैं? तो गंगा यमुना दो आब ये बांगर प्रदेश के उदाहरण हैं। खादर प्रदेश का अर्थ क्या है? तो यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बनता है। इसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल ताजी, बिल्कुल बह के मिट्टी जो आती है ना आपकी बाढ़ के द्वारा, वो सबसे अच्छी उर्वरक क्षमता होती है। किस प्रदेश की उर्वर शक्ति सबसे अच्छी होती है? तो खादर प्रदेश की। तटीय मैदानों का विस्तार कहाँ है? तो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के बीच तटीय मैदानों का जो है मैदान विस्तार है। सूरत से कन्याकुमारी तक किन मैदानों का विस्तार है? तो पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। तो सूरत से कन्याकुमारी पश्चिम तट कहलाता है। मालाबार किसे कहते हैं? तो पश्चिमी तट को भी मालाबार कहते हैं। कमेंट करके आपको बताना है, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आगे रुक जाइए। कयाल किसे कहा जाता है? कयाल कहा जाता है पश्चिमी तट पर कुछ ब्लैक वाटर पाए जाते हैं, उन्हें केरल में कयाल कहा जाता है। कमेंट करके बताना कोरोमंडल तट कौन सा होता है, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? कोरोमंडल तट कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। बेम्बद और अष्टमुड़ी किससे संबंधित है? तो ये कयाल हैं, याद रखिएगा। ब्लैक वाटर मतलब पशजल, बैक वाटर होना चाहिए, ब्लैक नहीं, बैक वाटर एक प्रकार का लगून है जो कि केरल में पाया जाता है, बहुत फेमस है। गोदावरी और महानदी के बीच पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी महानदी में उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। लैगून क्या है? तो लैगून एक समुद्र क्षेत्र में तटीय इलाकों में पानी सूखी जमीन से घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने लगती है, तो एक समुद्र का निर्माण हो जाता है जिसे लैगून कहते हैं। ये खारा आपका समुद्र का नहीं, सागर का निर्माण हो जाता है, तो खारा एक तालाब बन जाता है खारे पानी का। तमिलनाडु का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 91 देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है? तो अंडमान और निकोबार में है, बैरन द्वीप समूह, आपने सुना होगा, बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, याद रखिएगा। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम, और ये सुसुप्त है, मतलब सो चुका है भैया, जगाना नहीं है जाके किसी को इसको, है ना। कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सैंडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सैंडल पीक जो है आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह या पत्तन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में जो स्थित है, सबसे बड़ा बंदरगाह है केंद्र शासित प्रदेश का। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। 99 लक्षद्वीप किससे बने हैं? तो प्रभाल भित्ति से बने 99। और ये रहा 100वां क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों ये हो गए आपके 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें पहाड़, पर्वत, नदियां, इन सब के बारे में, पठार, इन सब के बारे में आपको बताया है, मिट्टियों के बारे में, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ शेयर कर दो 2-4 लोगों को और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।